मॉर्निंग बच्चों। नए साझेदार का प्रवेश जो है, जैसे नए साझेदार का प्रवेश, इसमें गुडविल के बारे में हमने सीखा है। अब तक ख्याति क्या होती है, ख्याति के आधार क्या हैं, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की हमने कुछ बात की है। इसके अलावा अनुपात ज्ञात करने सीखे थे। नया लाभान्य अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, त्याग का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। आज जो अपन बात कर रहे हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन खाता। री माने पुनः और वैल्यूएशन माने पुनः मूल्यांकन करना। अब आप कहेंगे किस चीज का पुनः मूल्यांकन, और ये खाता कब बनाया जाता है? जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा या किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति होगी। पहली बात, नए साझेदार के प्रवेश के समय। दूसरे, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण करने पर। और तीसरी बात, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। यदि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कोई परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया। जिस तारीख को नया साझेदार प्रवेश किया है उस तारीख को संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कुछ चेंज हुए हैं, जो पुस्तक मूल्य दे रखे थे और आज की डेट में जिस तारीख को साझेदार प्रवेश कर रहा है उस तारीख के मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कोई कमी या वृद्धि हुई है, तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाया जाए। वही चीज किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय या किसी साझेदार की डेथ के समय संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाया। जो हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है इस सेशन में, जिसमें आपसे 3 चीजें पूछी जाती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, साझेदारों के पूंजी खाता बनाइए और नई फर्म का चिट्ठा। 6 नंबर के सवाल में 1.5 से 2 नंबर का पुनर्मूल्यांकन खाता होता है। कोई आपसे पूछे कि इस खाते की प्रकृति कैसी है तो हम ये कहेंगे कि इस खाते की जो प्रकृति है वो अवास्तविक खाते की प्रकृति है। साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार के प्रवेश, साझेदार की सेवानिवृत्ति, साझेदार की सेवानिवृत्ति तथा साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदार की मृत्यु होने पर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन होने पर
संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन होने पर पुनर्मूल्यांकन खाता होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। बच्चों ध्यान दें, साझेदार के प्रवेश के समय बन सकता है, साझेदार की सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण करने के समय, साझेदार की डेथ होने के समय, यदि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कोई परिवर्तन हो रहा है, संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कोई कमी या वृद्धि हो रही है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाए। ये खाता अगले लेसन में अवकाश ग्रहण करने वाले और डेथ वाले लेसन में भी हम पाएंगे। कई बार पूछा जाता है पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति बताइए। कि पुनर्मूल्यांकन जो खाता है, इस खाते की प्रकृति किस खाते की प्रकृति है, तो हम कहेंगे पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति अवास्तविक खाते की प्रकृति है। अवास्तविक खाते की प्रकृति, अवास्तविक खाते की प्रकृति है। कब बनाया जाता है वो मैंने आपसे बात की। इस खाते को जो बनाने का उद्देश्य है कि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कमी और वृद्धि होने से जो लाभ अथवा हानि हुआ है, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो कमी या वृद्धि हुई है पुस्तक मूल्य की तुलना में, उससे जो लाभ अथवा हानि की स्थिति बनी है वो ये खाता होता है। पुनर्मूल्यांकन खाते का जो अंतर है वो लाभ अथवा हानि की स्थिति को प्रकट करता है। जिस तरह हम लाभ हानि खाते की बात कर रहे थे, जिस तरह फर्म के समापन में हमने वसूली खाता देखा था, ऐसे ही पुनर्मूल्यांकन खाते का अगर क्रेडिट साइड का योग अधिक है और डेबिट की रकम कम है तो ये खाता लाभ बताएगा और इस लाभ पर केवल पुराने साझेदारों का अधिकार। ये खाता जब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट लाभ हानि बताएगा, डेबिट की तुलना में क्रेडिट का योग अधिक है तो लाभ की स्थिति आएगी और इस लाभ पर केवल पुराने साझेदारों का अधिकार होगा। पुराने साझेदार इस लाभ हानि को पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, पुराने साझेदारों के खाते में ये लाभ जमा होगा। इसके विपरीत पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट का योग अधिक है। कौन सी साइड का योग अधिक है? डेबिट साइड। डेबिट साइड का योग अधिक है, क्रेडिट का योग कम है। हानि की स्थिति, डेबिट का योग अधिक है, क्रेडिट में राशि कम है, हानि की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में इस हानि पर भी केवल पुराने साझेदारों का ही अधिकार है। तो कहने का मतलब इस खाते से चाहे लाभ ज्ञात हो अथवा हानि की स्थिति ज्ञात हो, पुराने साझेदारों का इस पर अधिकार होगा और पुराने साझेदारों के खाते में ही ये लाभ अथवा हानि जो है पुराने अनुपात में ही बांटेगी। आगे अपन जो बात सीख रहे हैं इस खाते को जब हम बनाएंगे तो बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। बच्चों, पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनाया जाएगा
खाते को बनाते समय हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी, यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी तथा दायित्वों में वृद्धि हो, संपत्तियों के मूल्य में कमी तथा दायित्वों में क्या हो, वृद्धि हो, तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति में हानि होगी। इस स्थिति में हानि होगी जिसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में दिखाई देगा। पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में दिखाया जाएगा। साझेदार के प्रवेश के कारण पुस्तक मूल्य की तुलना में संपत्तियों का मूल्य कम हुआ है। पहले की तुलना में संपत्तियों का मूल्य कम हुआ है और संपत्तियों का मूल्य पुस्तक मूल्य की तुलना में कम हुआ है, तो वो हानि की स्थिति है। उदाहरण के लिए इनको जो बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें बिल्डिंग 40,000 रुपए की दे रही है। बैलेंस शीट जो दी हुई है उसमें बिल्डिंग का जो मूल्य है वो कितने रुपए दिया हुआ है, 40,000 रुपए दिया हुआ है। लेकिन नीचे अपने को कह रहा है कि भवन का वर्तमान मूल्य 32,000 रुपए। साझेदार ने 1,000 में प्रवेश किया। प्रवेश के से पूर्व जो बैलेंस शीट हमको दे रखी थी उसमें बिल्डिंग का जो मूल्य दे रखा था वो 40,000 रुपए था। लेकिन अब ये कहा गया कि जो बिल्डिंग है उसका वर्तमान मूल्य कितने रुपए है, 32,000 रुपए है। 40,000 की जगह 32,000 मूल्य रह गया। इसका मतलब भवन के मूल्य में 8,000 रुपए की कमी हुई है और 8,000 रुपए की जो कमी हुई है वो नुकसान, और नुकसान है रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट में अप टू बिल्डिंग 8,000। बैठ के बाद संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है, उसका मूल्य की तुलना में जो पुनर्मूल्यांकित किया गया जो मूल्य है प्रवेश के समय उस मूल्य में कमी आ रही है। 40,000 की जगह भवन कितने रुपए का रह गया, 32,000 का। आप कहेंगे 8,000 रुपए मूल्य कम हुआ है, नुकसान है। पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में आपको ये ध्यान रखना है नुकसान आता है, चाहे वो संपत्ति की वजह से नुकसान हो चाहे दायित्व की वजह से नुकसान हो। तो 40,000 का मूल्य 32,000 रह गया, 8,000 रुपए मूल्य कम रहा, तो रिवलेशन अकाउंट में हम टू बिल्डिंग 8,000 दिखा देंगे। इसी तरह दूसरी बात
कि दायित्वों में वृद्धि हो। पहले की तुलना में हमको दायित्वों का अधिक भुगतान करना पड़े, अधिक पैसा चुकाना पड़े दायित्वों में वृद्धि। अगर दायित्व हमारे पहले की तुलना में बढ़ेंगे तो निश्चित बात है नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो इस खाते के डेबिट में वो नुकसान दिखाई जाएगा। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में लाइटिंग में क्रेडिटर्स 40,000 है। कितने क्रेडिटर्स दे रखे हैं? 40। लेनदारों का जो दायित्व था वो 40,000 रुपये, लेकिन जो उनको नीचे सूचना दी गई प्रवेश के बाद कि लेनदारों का दायित्व 42,000, 40,000 के स्थान पर अब हमको 42,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, अर्थात 2,000 रुपये का दायित्व और बढ़ गया। और 2,000 रुपये का दायित्व अगर बढ़ गया है तो वो नुकसान की स्थिति है, और नुकसान इस खाते के रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। हम 2 क्रेडिटर्स 2,000 रुपये देते हैं। एकदम पहला पॉइंट क्लियर। संपत्ति का मूल्य कम हुआ तो नुकसान, दायित्व पहले की तुलना में बढ़ गए तो भी नुकसान, और नुकसान या हानि जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किधर आती है? डेबिट में। तो ऐसी स्थिति में हम संपत्ति की वजह से कोई हानि हो रही है, चाहे दायित्व की वजह से, बढ़ने की वजह से नुकसान हानि हो रही है, तो हम इस खाते के डेबिट में दिखाएंगे। तो मैं जो कह रहा था क्रेडिटर 40,000 से 42,000 रुपए हैं, 2,000 रुपए का दायित्व हमारा बड़ा है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 2 क्रेडिटर्स तो पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट इसके बिल्कुल विपरीत। यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि तथा दायित्वों में कमी हो, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि तथा दायित्वों में कमी हो, तो दोनों ही स्थिति में लाभ होगा। दोनों ही स्थिति में लाभ होगा, जिससे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। ठीक है। दूसरी परिस्थिति में जब हम बात कर रहे हैं, संपत्ति का मूल्य पहले की तुलना में बढ़ रहा है, संपत्ति का मूल्य पुस्तक मूल्य की तुलना में जो पुनर्मूल्यांकित मूल्य है वो बढ़ रहा है।
तो अपन क्या कहेंगे, संपत्ति का मूल्य पहले की तुलना में बढ़ रहा है तो लाभ होगा कि हानि होगी? आपका जवाब आएगा कि लाभ। 70,000 की मशीन 80,000 की हो गई है, 10,000 रुपये मूल्य बढ़ा है, और 10,000 रुपये जो मूल्य बढ़ा है लाभ की स्थिति है, और लाभ इस खाते के क्रेडिट में। इसी तरह दायित्व में कमी हो जाए, पुस्तक मूल्य की तुलना में पुनर्मूल्यांकित जो दायित्व हैं वो कम हो गए, कम पैसा चुकाना पड़ेगा आपको, तो ऐसी स्थिति में लाभ। दोनों स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। संपत्ति का मूल्य पहले की तुलना में बढ़ गया तो भी लाभ है, दायित्व तो पहले की तुलना में कम चुकाने पड़ रहे हैं आपको तो भी लाभ की स्थिति है, लाभ की स्थिति है। और लाभ पुनर्मूल्यांकन खाते के कौन सी साइड में दिखाए जाते हैं? क्रेडिट साइड में। मैं कहूं बैलेंस शीट आपको दे रखी है, क्रेडिटर्स 30, प्रवेश से पूर्व जो अपने को बैलेंस शीट दे रखी है उसमें लेनदार आपको दे रखे हैं कि क्रेडिटर्स 30,000, नीचे आपको कहा गया कि इसी व्यक्ति को साझेदार बनाया गया और लेनदार का दायित्व केवल 28,000 रुपए का ही रहता है। लेनदार का दायित्व 28,000 रुपये है, तीस हजार की जगह दायित्व 28,000 का है, 2,000 रुपए कम चुकाने पड़ेंगे, 2,000 रुपए कम चुकाने पड़ेंगे, और 2,000 रुपए जब कम चुकाने पड़ेंगे लाभ की स्थिति है। रेगुलेशन अकाउंट बाय क्रेडिटर्स 2,000 रुपए कितना, दोनों ही पॉइंट एकदम क्लियर होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है पहले की तुलना में, पुस्तक मूल्य की तुलना में, मूल्य बढ़ेगा तो भी लाभ है, दायित्व पहले की तुलना में कम होंगे तो भी लाभ है, और लाभ पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में दिखाए जाते हैं। मैंने कहा था कि अवास्तविक खाते की प्रकृति है इसकी, इस खाते के क्रेडिट में लाभ दिखाए जाएंगे। तो सीआर साइड में हम लाभ को दिखा देंगे, तो वो चीज है। संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, दायित्व कम हो गए, लाभ की स्थिति, और लाभ पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में दिखाया जाता है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में जो अपन बात कर रहे हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाते का अंतर, पुनर्मूल्यांकन खाते का अंतर लाभ अथवा हानि को प्रदर्शित करता है, हानि को प्रदर्शित करता है।
जिससे पुराने साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात हस्तांतरित किया जाता है। पुराने साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। तीसरे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि रिवलेशन अकाउंट हमने बना दिया, और रिवलेशन अकाउंट जो बना लिया उसका जो अंतर होगा या तो लाभ आएगा या हानि आएगा। अगर रिवलेशन अकाउंट का क्रेडिट का और डेबिट का योग बराबर ही आ जाए, या तो लाभ और हानि कोई भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब इस खाते का अंतर ज्ञात होगा, रिवलेशन अकाउंट के डेबिट के योग से क्रेडिट का योग अधिक है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, लाभ, और जो ये लाभ होगा उसके लिए पुराने साझेदारों के पूंजी खाते जमा किए जाएंगे। पुराने साझेदारों के खाते में ये पैसा जमा होगा, लाभ का पुराने लाभ हानि अनुपात में जमा होगा। कोई कहे हमको कि पुनर्मूल्यांकन खाते से लाभ हुआ है और पुनर्मूल्यांकन खाते से लाभ हुआ है, उसकी प्रविष्टि दीजिए। तो लाभ होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, तो ओल्ड पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री जो बनेगी पुराने लाभ हानि मानो 30,000 का लाभ हुआ है और ए और बी पुराने साझेदार है, तो हमारी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू ए और बी, और ए और बी का मानो पुराना अनुपात मेरे को 2:1 दे रखा है। 30,000 का लाभ हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट से, पुराने साझेदार ए और बी हैं, 2:1 में लाभ हानि बांटते हैं। तो ये जो 30,000 का लाभ है उसका 2/3 हिस्सा 20,000 रुपए का लाभ एक ही खाते में जमा होगा। ऐसे 30,000 का जब हम 1/3 हिस्सा निकालेंगे, 10,000 रुपए बी के खाते में जमा होगा। तो इसकी एंट्री जो बनेगी फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया 30,000 टू एच कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल। तो टू ए के सामने 20,000 रुपए जमा होंगे इसके खाते में, और बी के खाते में 10,000 रुपए जमा होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो टू ए और टू बी करके आएगी टू कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आगे रिवैल्यूएशन के बाद, तो ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में उनके खाते में ये पैसा लाभ का जमा होगा ए और बी के खाते में। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ए और बी के खाते में 20,000 और 10,000 रुपए आएंगे। इसी तरह पुनर्मूल्यांकन खाते का अंतर हानि प्रदर्शित करता है। आप कहोगे हानि का हमको कैसे पता लगेगा? इस खाते का डेबिट का योग
इस खाते का रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ। पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट का योग अधिक है और क्रेडिट में रकम कम है तो हानि की स्थिति क्या होगी? हानि की स्थिति। और जब हानि की स्थिति होगी, जैसे लाभ के लिए उनके पूंजी खाते जमा किए जा रहे थे, हानि के लिए उनके पूंजी खाते डेबिट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? डेबिट किए जाएंगे। तो जो हानि होने की स्थिति में जो एंट्री बनेगी, हानि होने हानि होने का ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया। हानि के लिए पूंजी खाते क्या किए जा रहे हैं? डेबिट किए जा रहे हैं। टू रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट किए जाएंगे और ए और बी पुराने साझेदार हैं, ए के खाते को भी डेबिट करेंगे, हम बी के खाते को भी डेबिट करेंगे। टू रिवैल्यूएशन, जितने रुपए की हानि निकली होगी इस खाते से उस अनुपात में जितनी राशि निकली है उसको पुराने अनुपात में उस हानि को बांटा जाएगा। ध्यान ये रखना है, लाभ हुआ, लाभ के लिए पूंजी खाते जमा होंगे, एंट्री रिवैल्यूएशन डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बनेगी। हानि की स्थिति है तो हानि के लिए पूंजी खाते डेबिट किए जाएंगे, एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। तो ये आपके बने 3 पॉइंट हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये खाता हमको समझना बहुत जरूरी है, अगले लेसन में भी काम आना है। कोई पूछे ये खाता कब बनता है, आपका जवाब आना चाहिए प्रवेश के समय बन सकता है, सेवानिवृत्ति के समय बन सकता है, साझेदार की डेथ के समय बन सकता है। इन परिस्थितियों में यदि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य अगर कोई चेंज हुए हैं तो उन्हें हम पुनर्मूल्यांकन खाते हैं। इस खाते को डेबिट में नुकसान, इस खाते के डेबिट में नुकसान। अब वो नुकसान चाहे संपत्ति की वजह से हो रहे हैं चाहे दायित्व की वजह से हो रहे हैं। केवल आप ये चीज दिमाग में अगर रखेंगे कि संपत्ति और दायित्वों की वजह से अगर नुकसान हो रहा है तो इस खाते के डेबिट में दिखाना है। उदाहरण के लिए फर्नीचर का मूल्य पुरानी बैलेंस शीट में हमको 10,000 रुपए दे, फर्नीचर का मूल्य बैलेंस शीट में फर्नीचर का मूल्य 10,000 है और नीचे कह दिया कि सी के प्रवेश के बाद फर्नीचर का जो मूल्य है वो मूल्यांकन, फर्नीचर का मूल्यांकन 8,000 पर किया गया। फर्नीचर का मूल्यांकन कितने रुपए पर किया गया है? 8,000। पहले फर्नीचर प्रवेश से पूर्व 10,000 का था, अब फर्नीचर कितने रुपए का रह गया?
इसी से भी अगर हम पूछेंगे फर्नीचर 10,000 का फर्नीचर 8,000 का रह गया, तो संपत्ति का मूल्य कम हुआ है या ज्यादा हुआ? तो हमारा जवाब क्या आएगा कि संपत्ति का मूल्य 2,000 रुपए से कम हुआ है। फर्नीचर का मूल्य पहले की तुलना में 2,000 रुपए कम हो गया है, और 2,000 रुपए कम हो गया है, कोई संपत्ति हमारी कम हो गई, तो मैं आपसे पूछूं क्या फायदा है कि नुकसान है, तो आप क्या कहेंगे कि 2,000 का नुकसान है। और नुकसान है तो इस खाते के कहां पर दिखाया जाता है? डेबिट में दिखाया जाता है। नुकसान के लिए ये खाता डेबिट किया जाए। कोई कहे इसकी हमको एंट्री बनानी है, तो 2,000 रुपए का नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया है टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू फर्नीचर। नुकसान के लिए खाता आने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और डेबिट किया जाएगा तो जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू फर्नीचर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम टू फर्नीचर 2,000 लिखेंगे। और देखिए बैलेंस शीट में मशीनरी 50,000 दे रखी है, कितने रुपए दी हुई है? 50,000। मैं कह दूं आपको मशीनरी का मूल्य 20% से घटाना है। कितने परसेंट से घटाना है? 20% से घटाना है। 50,000 की मशीन थी और नए साझेदार के प्रवेश के समय मशीनरी का मूल्य कह रहा है कि 20% से घटाना है, तो 50,000 का 20% 10,000 रुपए। 50,000 रुपए का कितना परसेंट? 20% इंटू 20/100। इसका मतलब मशीनरी का मूल्य कितने रुपए से घटाना है? 10,000 रुपए से। और 10,000 रुपए से मशीनरी का मूल्य घटाना है, इसका मतलब 50,000 की जगह संपत्ति अब 40,000 की लगी है। फायदा कि नुकसान? आप कहेंगे नुकसान। तो नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट? तो हानि के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। एंट्री होने की रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट, दस हजार। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए से लिख दिया हमने? 10,000 रुपए से। ये एंट्री आपके बना। लेकिन इसी बात को मैं इस तरह कहूं कि मशीनरी का मूल्य 20% से घटाना है तो 10,000 को लिखूंगा, लेकिन मैं आपको कहूं कि मशीनरी का मूल्य 20% तक घटाना है। मशीनरी 50,000 की है और मशीनरी का मूल्य 20% से घटाना है तो 10,000 से घटाना है, लेकिन आपको कहा जा रहा है मशीनरी का मूल्य 20% तक घटाना है। 100 की चीज को घटा घटा करके 20% तक घटाना है, मतलब 80% से घटाना है। मशीनरी की कीमत कितने परसेंट कम हो गई? 80% कम हो गई। 50,000 का 80%, इसका मतलब मशीनरी का मूल्य 40,000 रुपए से कम करना है। एट प्रेजेंट की वैल्यू 10,000 ही रह गई। हमारी जो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया
टू मशीनरी अकाउंट 10 40 दोनों में अंतर। एक तो संपत्ति का मूल्य कितने परसेंट से घटाना है, 50,000 की संपत्ति 20% से घटानी है, इसका मतलब 10,000 से घटानी है। रेवल्यूशन दिया टू मशीनरी 10,000 से होनी है। लेकिन मैंने जो दूसरा उदाहरण दिया आपको कि मशीनरी का मूल्य 20% तक घटाना है, 50,000 का 20% 10,000 से घटाने की नहीं कह रहा, 20% तक घटाना है। इसका तात्पर्य 80% से घटाना है, और 80% से घटाना है इसका मतलब संपत्ति का मूल्य 50,000 का 80% 40,000 हुआ। क्या 40,000 रुपए का नुकसान होगा। इस तरह देखें, तो इस तरह ये पुनर्मूल्यांकन खाते से संबंधित कुछ उदाहरण हमने लिए हैं। हर बड़े सवाल में ये खाता आपके बनेगा। पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस खाते में क्या क्या चीजें आपके लिखी जाती हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते से जो होने वाला जो लाभ व हानि है उस पर किसका अधिकार होता है, ये सारी बातें हमने इसमें देखी। रिवलेशन अकाउंट चाहे लाभ बताए या हानि बताए, पुराने साझेदारों का अधिकार, पुराने लाभ हानि अनुपात में तो आगे और बढ़ाएंगे। आज का मेरा यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।